चलिए भाई, सो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर दिया होगा आपने। दिव्या जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दिव्या जी। हर दिन दूध पीने से किडनी स्टोन होगा क्या? नहीं होगा, चिंता मत करो। कुछ लोगों के बिना ऑयली खाना खाने पर पिंपल होता है, ऐसा क्यों? पहले तो ये जान लें कि ऑयली खाना खाने से कभी पिंपल नहीं होता है। पिंपल होता है हार्मोनल रीजंस की वजह से। कई बार आपके सीबेशियस ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो उन रीजंस की वजह से होता है। या बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के हो जाता है। ऑयली स्किन होना और ऑयली खाना खाना दो अलग अलग बातें। अगला सवाल, ये असर्शन वाला बता दीजिए क्या है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में प्री और पोस्ट जो होते हैं उनके बीच में गैप जंक्शंस होते हैं और लाइगेटेड लाइगेंड गेट चैनल्स होते हैं। नहीं, गैप जंक्शंस होते हैं। केमिकल साइनेप्स से प्री और पोस्ट के लाइगेंड गेटेड। ये थोड़ा सा ना अलग किस्म की लैंग्वेज है, आपको सेल बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल में समझ में आएगी। देखो, प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन जब एक दो के बीच में होता है तो वो गैप जंक्शन ही कहलाते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ आयंस हो जाता है, बिल्कुल उसकी तरह, जैसे कि ना डायरेक्ट कनेक्शन इधर से उधर हो रहा हो सेल्स के बीच में। और लाइगेंड गेटेड चैनल्स मतलब कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ना, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, जिन पर कुछ से जुड़ता है और उसकी वजह से फिर वो उनकी परमेबिलिटी चेंज होती है। तो प्रोटीन और एंजाइम्स जैसे कि Na+, K+, ATPase, बहुत सी चीज़ें वहाँ काम करती हैं, तो इसलिए इन्होंने लैंग्वेज ये रखी हुई है। तो क्योंकि आप लैंग्वेज एनसीईआरटी की यूज़ होती है, तो इसलिए आपको टफ लग रहा होगा ये। अगला सवाल, ठीक है सर, यू थॉट दैट प्यूबर्टी, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आपका जैसे का कन्फ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि आप अब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, हालांकि मीट में नहीं आएगा, वैसे ही समझ गया। प्यूबर्टी ऑकर्स अर्ली इन ब्लाइंड पीपल। लाइट का जो अमाउंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू मेलेटोनिन रिलीज का, बट मेलेटोनिन डिलेज प्यूबर्टी। तो अकॉर्डिंग, तो मैं बिना पढ़े आपका क्वेश्चन समझ गया। तो ब्लाइंड पीपल में देयर इज नो एक्सपोजर टू लाइट, देयर शुड बी मोर मेलेटोनिन, है ना, इन अ वे दैट दीज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। लेट मी एक्सप्लेन। मैं एक वर्ड में बोलूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिए। होना है यहाँ पे जैसिका कि ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं, हुई नहीं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के चली गई। चलो हालांकि अमाउंट ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेलेटोनिन का रिलीज, ये बात सही है। लेकिन इनिशियली जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो जिंदगी जी रहा होता है, तब फर्स्ट लाइट एक्सपोजर जो रेटिना पे होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन ऑफ मेलेटोनिन रिलीज के। तो मतलब हालांकि लाइट इनवर्सली अमाउंट ऑफ लाइट के मेलेटोनिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पहली बार मेलेटोनिन का रिलीज भी लाइट के एक्सपोजर पे ही होता है। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर पहली बार लाइट का एक्सपोजर नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म से अंधा है, ब्लाइंड है, तो मेलेटोनिन रिलीज शुरू ही नहीं होगा। मतलब वही दर्द है और वही दवा है, तो शुरू भी वही करता है, दर्द भी उसी ने दिया, दवाई वही दे रहा है। लेकिन अगर वो लाइट का एक्सपोजर ही नहीं हुआ तो मेलेटोनिन का रिलीज शुरू ही नहीं होगा। और अगर मेलेटोनिन का रिलीज शुरू नहीं होगा तो प्यूबर्टी डिले नहीं होगी, और प्यूबर्टी डिले नहीं होगी तो प्यूबर्टी जल्दी आएगी, और प्यूबर्टी जल्दी आएगी तो साइकिल्स जल्दी स्टार्ट होगी उस फीमेल में जो जन्म से अंधी है। इज दैट क्लियर? सो इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, बट यस, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है कि मेलेटोनिन का रोल लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लाइट से ही वो शुरू होता है। अब समझ में आ गया होगा आपको। चलो, यहाँ पे क्या हो गया महेश को, मेरी नीस को 1.5 साल, एक महीना 18 दिन, 1.5 महीने होने वाले वैक्सीन की डेटा पर कुछ रीजन की वजह से वैक्सीन लेने नहीं जाएंगे, जिसके 2-3 डेज बाद जाएंगे। कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ले लेना। आपने नोट्स में बताया था एडिनोहाइपोफाइसिस, लेकिन पास डिस्टालिस रीजन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यही तो बताया था मैंने कि एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पोर्शन होते हैं, पास डिस्टालिस और पास इंटरमीडिएटा। पास डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, तो एडिनोहाइपोफाइसिस में 2 ही रीजन होते हैं, यही बताया है मैंने। अंधे लोगों में उनको लाइट का पता कैसे चलता है दिन है या रात है, लोगों से पूछ लेते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं है, स्लीप वेक साइकिल तो चली रही है उनके अंदर, पर वो भी एडजस्ट हो जाती है। क्या डाउट है भाई? साइकोट्रोपिक ड्रग के बारे में बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आंसर गलत दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा होगा, इनकरेक्ट पूछा होगा। वैसे मॉर्फिन से इमोशन डिस्टर्ब होने वाला भी इनकरेक्ट ही है। बार्बिट्रेट रिलैक्सेशन तो कॉज करते हैं, लेकिन टेम्परेरी यूफोरिया कॉज नहीं करते। हशीश की वजह से हेलुसिनेशन आ सकते हैं, और ओपीएम भी हेलुसिनेशन नहीं कॉज करता है इतना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपने सही आंसर लगाया था, लेकिन आंसर की में आंसर गलत है। ठीक है अभिलाषा जी, तो आप अपनी जगह पे सही है। अगर कोई अंधा होता है तो उसके दूसरे सेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं, वो कर लेता है, क्योंकि उन सेंसेस पे वो ज्यादा डिपेंडेंट है ना, तो वो प्रैक्टिस से उनको ज्यादा परफेक्ट बना लेता है। स्ट्रांग अपने आप नहीं हो जाते हैं, प्रैक्टिस से परफेक्ट करता है उनको। सर मेरे नेक से, आपको पता है क्यों? जैसे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मुंबई जैसे शहर में जहाँ इतनी भीड़ होती है, और आपको पता है लोकल ट्रेन में, आपको बॉम्बे सेंट्रल की बात बताता हूँ, मैं तो जब शुरू में गया था वहाँ पे तो मैं सरप्राइज रह गया था। तो लोकल के स्टेशन पे जब आपको जाना होता है ना, तो एक ब्रिज से आप ऊपर जाते हो,
फिर उस ब्रिज से ना प्लेटफॉर्म नंबर 1, जैसे हर रेलवे स्टेशन पे होता है प्लेटफॉर्म नंबर 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सबके लिए ना ब्रिज से ऐसे नीचे उतरने वाले रास्ते होते हैं। देखा होगा आपने, ऐसे गेट डाउन व्हेन यू आर ऑन अ ब्रिज, तो आप सीधे जाते हैं तो हर प्लेटफॉर्म के लिए नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। अब मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सीढ़ियां है ना, तो वो अंधे लोग ना जैसे यहाँ से वो ब्रिज पर आए तो वो स्टेप्स गिनते हैं 1, 2, 3, 4, मान लो से प्लेटफॉर्म 4 पे जाना है तो उसको याद होता है कि कितने स्टेप्स के बाद प्लेटफॉर्म 4 आएगा और वो वहीं उतरता है। एक स्टेप भी आगे पीछे नहीं होते, वो इतना परफेक्ट होता है उनका। वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो हर चीज हर स्टेप गिनते हैं अपना, उनकी हर चीज कैलकुलेटेड होती है कि कितने स्टेप के बाद लेफ्ट मुड़ना है, कितने स्टेप के बाद राइट मुड़ना है, टोटल कैलकुलेशन, और कभी गड़बड़ नहीं होती। तो जिसको भगवान आंखें नहीं भी देता है तो इंसान के अंदर जिजीविषा बहुत है, मनुष्य के अंदर मतलब जीवन जीने की इच्छा, तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है और दूसरे सेंसेस को ज्यादा परफेक्ट कर लेते हैं। भगवान ने ऐसा तो है नहीं कि उसको स्पेशल कान दे दिए या स्पेशल माइंड दे दिया, आंखें नहीं दी, आंखों का आंखें फंक्शनल नहीं दी तो तो भी वो निकाल लेते हैं तरीका जीने का। तो जीने के बहाने लाखों हैं, लोग अंधे होकर भी जी लेते हैं और पूरी खुशी के साथ जीते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं और पूरी जिंदगी का मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि उनकी शादियां भी होती हैं और कई बार तो ब्लाइंड की ब्लाइंड से शादी होती है और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और बाद में उनके नॉर्मल बच्चे भी होते हैं। तो जीने के बहाने तो बहुत है, लेकिन जिनको मरना होता है वो बिना रीजन के सुसाइड कर लेते हैं। तो उन लोगों को तो मैं समझा समझा के थक गया, डिप्रेशन में, बहुत डिप्रेशन है सर, नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को बहुत स्ट्रेस है। अबे क्या स्ट्रेस है, पहले दुनिया को देखो, लोग कैसे कैसे स्ट्रेस में जी रहे हैं, लेकिन नहीं, जबरदस्ती के सीरो स्ट्रेस बना के रोने लगते हैं। तो जिंदगी जिए, एक दिन तो सबको मरना ही है, तो जल्दी मर के क्या कर लोगे, टाइम आएगा तो देखी जाएगी, अभी तो जियो यार, पढ़ो, डॉक्टर बनो, लाइफ में जो अचीव करना है वो करो, फिर देखेंगे बाद में। चलो, अगर कोई अंधा होता है, उनके दूसरे जो सेंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में मैंने बात कर ली। मेरे नेक से लेके हिप जॉइंट तक बहुत पेन होता है, नेक से हिप जॉइंट तक हो, जब झुकती हूँ तो बहुत पेन होता है। किसको दिखाना चाहिए, ऑर्थो, न्यूरो या ऑर्थो? अब देखिए, आपका ना डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकता है, ऑर्थो तो छोड़ दो, आप जाओ न्यूरोलॉजिस्ट के पास, वो आपके एमआरआई करवाएगा और देखेगा कि कहीं आपका कोई डिस्क प्रोलैप्स या नर्व कंप्रेशन तो नहीं है, और डीएम न्यूरो के पास जाओ आप। ऑर्थो वाला ना नहीं कर पाएगा, नेक से लेके हिप तक हो रहा है ना, इसका मतलब ये ऑर्थो का केस है नहीं है। अब बेकार में जाओगे, वो पेन किलर दे देगा, उससे कुछ होना जाना है नहीं। करके देख लो आप, ऑर्थो वाला सिर्फ आपको ट्रेमाडोल लिख देगा, एक एनाल्जेसिक और एक मसल रिलैक्सेंट लिख देगा, मसल रिलैक्सेंट भी मोबिजॉक्स लिख देगा। लो, ऑर्थो के पास जाने की जगह तो मैं ही बता रहा हूँ आपको, क्लोरोजोक्साजोन लिख देगा और साथ में एनाल्जेसिक डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामोल, बस। ओमनी जेल भी लिख देगा, सही बात है वंश। चलो, अब पढ़ाई करें, डाउट्स आते चले जा रहे हैं, पढ़ने का टाइम हमारा जा रहा है। चलो, इन अ रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन, अच्छा कल तुम्हारा वो हो गया ना टेस्ट, नर्वस सिस्टम सही था ना, तो ये उसी के सवाल है क्या? अच्छा, रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, अगर अलाउ किया जाएगा रेस्टिंग स्टेज में, तो अगर अलाउ कर दिया जाए तो सोडियम बाहर से अंदर ज्यादा आएगा और पोटेशियम अंदर से बाहर ज्यादा जाएगा, तो पोटेशियम अंदर से बाहर वाला तो कोई ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो यही सही है फिर। सोडियम बाहर से अंदर आएगा हायर से लोअर, पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर का ऑप्शन ही नहीं है, तो बाहर से अंदर लिखा हुआ है यहाँ, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, पेशेंट्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म आर लाइकली टू हैव रिलेटिव डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन्स इन बॉडी, विटामिन्स आर कोएंजाइम्स फॉर सेवरल एंजाइम्स, सही बात है। हाइपरथायरॉयडिज्म से विटामिन डेफिशिएंसी इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, तो मैं नहीं मानता ये पहला वाला स्टेटमेंट में कोई दम है। हाँ, दूसरा वाला सही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए तो आप ढूंढ लो, है ना। हालांकि यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया मुझसे एग्री नहीं कर रहे, इसीलिए विटामिन डेफिशिएंसी और भी रीजंस की वजह से हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड बाय यू, दिस इज नॉट फॉर नीट, छोड़ दो इसको, आपके लेवल पे हम कुछ नहीं पढ़ाते ऐसा, है ना, तो आप तो नीट और नीट के लेवल पे आंसर करोगे, तो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट जरूर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर टाइम निकलता जा रहा है, डाउट्स लास्ट में ले लीजिए, सही बात है, बस अब डाउट बंद कर रहे हैं। आप इतने चमकते क्यों हो? अरे जब टैलेंट होता है तो चमकता है ना, टैलेंट डेवलप करो अपने अंदर, चमकेगा। रात में स्वेटर पहनकर सोने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती भैया। मेरी मम्मी को बैक में पेन हो रहा है, डॉक्टर ने मम्मी एमआरआई के लिए बोला है, उस मशीन से बहुत डरती है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, वो मशीन में तो रेडिएशन भी नहीं होते हैं, उससे कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। अगला, आस्क मी एनीथिंग जैन फर्स्ट वीक में लेंगे। चलो भाई, अब क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करो क्या होता है? क्लास स्टार्ट करो। चलो, कैंसर के लिए, कैंसर किस किस चीज से डायग्नोस किया जाता है बताया तो था, बायोप्सी से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से, ये तीन तो है ही सही, ए बी डी यही आएगा आंसर।
चलो बस ये लास्ट डाउट है, क्या है? CSF इज रिसाइकल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन अ डे। रिसाइकलिंग ऑफ CSF फैसिलिटीज रिमूवल ऑफ दोनों सही है। CSF चेंज होता रहेगा ना। चलो भाई पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बाय विच नर्वस सिस्टम एंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज सप्लाइड टू विसरल ऑर्गन्स। बताया ना, इनवॉलेंट्री। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड क्या होता है ये? कुछ भी। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जाते हैं और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यही आंसर है। चलो मेरे ख्याल से बाकी के डाउट्स लास्ट में लेंगे, बाकी के डाउट लास्ट में, पहले पढ़ देते हैं। तो मैंने डाउट, रिएक्शन और रेज हैंड ऑफ कर दिया है क्योंकि हमारे 15 मिनट हो गए और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई पढ़ते हैं। तो हम लोग ना लास्ट क्लास में थायराइड, पैराथायराइड और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम अगला एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे जो होता है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होता है, इसलिए हम इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। देखिए आज हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है, इस तरीके से, जैसे ये किडनी है ना, तो किडनी के ऊपर जैसे टोपा लगा हुआ होता है ना, ऐसे ही लगा हुआ रहता है, ये है ग्लैंड या एड्रिनल। तो किडनी के ऊपर होता है इसलिए इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो ओरिजिन है वो मीजो एक्टोडर्मल है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि इसके दो हिस्से होते हैं। सपोज ये एड्रिनल ग्लैंड है, तो एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं। बाहर वाले हिस्से को कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्से को कहते हैं एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, ये बड़ा होता है और 80% पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एड्रिनल मेडुला रफली 20% पार्ट के लिए। ठीक है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्चुअली मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है और अंदर वाला हिस्सा यानी एड्रिनल मेडुला एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। तो जैसे मैंने यहाँ बनाया है ना, तो सपोज ये एड्रिनल मेडुला है, ये देखिए, और बाहर वाला हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स है। ये देखो ऐसे होता है ना एड्रिनल ग्लैंड, ऐसे। तो इसके दो हिस्से हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है वो ये है और मेडुला वाला हिस्सा अंदर ये है। ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं इसके, कॉर्टेक्स और मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं और एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये प्रोटीन हार्मोन होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन इसेंशियल फॉर सर्वाइवल होते हैं, जबकि एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, दे आर ओनली फॉर इमरजेंसी एंड मेंटेनेंस। तो ये थोड़ा सा एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला के हार्मोनों के बारे में फर्क है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन जो कि स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, उनको हम कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। जबकि एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को हम कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। तो ये तो कुछ बातें हुई अब ना, लेकिन हार्मोन्स और उनके फंक्शन और उनकी डेफिशिएंसी ये सब पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को देख लेते हैं। फिर यहाँ पे जो भी बातें लिखी हैं उनके बारे में फिर हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एड्रिनल ग्लैंड का। तो मैं स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा था कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो जैसे कि आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड के एनसीईआरटी वाले स्ट्रक्चर को देखें तो वो ये है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसमें आप क्या देख सकते हैं, किडनी के ऊपर टोपा, जैसे ओशो टोपा पहनते थे ना, वैसा एक टोपा लगाया हुआ है, या खरगोश के फर होते हैं जैसे, उससे फर वाला टोपा, ये एड्रिनल है। और इसके दो पार्ट, बाहर वाला कॉर्टेक्स और ये अंदर वाला क्या कहलाता है, मेडुला।
ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसका कट सेक्शन है, देखिए इसको ऐसे कट करके यहाँ पे हम कट सेक्शन में देख रहे हैं। तो कट सेक्शन में ऐसा लग रहा है आपको कि मेडुला बड़ा है, पर इतना बड़ा होता नहीं है मेडुला। ये बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है और ये अंदर वाला हिस्सा मेडुला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पढ़ लो भैया, ओशो के चक्कर मत पढ़ो, पढ़ाई कर लो। कई लोग पता ही नहीं कौन है, कुछ लोग सोच रहे फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री बायो पढ़ाते हैं, अच्छा लाइफ साइंस पढ़ाते हैं, अच्छा। तो ऐसा टोपा देखा होगा ना, बुड्ढे लोग पहन के रहते हैं ऊपर ठंड वाली जगहों पे। चलिए, हाँ, तो एड्रिनल ग्लैंड के ना दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एड्रिनल ग्लैंड बनाता हूँ। ये देखिए, सपोज यहाँ ध्यान दीजिए, एक डायग्राम बना बनाया ले लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इस डायग्राम में कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों दिख रहे हैं। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये देखिए, ये है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। और इसके बाहर का सारा हिस्सा एड्रिनल कॉर्टेक्स है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट्स होते हैं, ध्यान से देखिए। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे बाहर वाला हिस्सा एड्रिनल कॉर्टेक्स का, इन पार्ट्स को पता कैसे लिखते हैं, जीएफआर। जीएफआर, आप कहेंगे जीएफआर मतलब, पहला सबसे बाहर वाला पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, क्यों है ये नाम अभी बताऊंगा। दूसरा है जोना फैसिक्यूलेटा और तीसरा है जोना रेटिक्युलरिस। तो ये तीनों ही पार्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्युलेटा और रेटिकुलरिस, ये तीनों मिलके कहलाते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो दीज थ्री पार्ट्स रिप्रेजेंट द कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स है और अंदर वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है मेडुला। कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है और अंदर वाला मेडुला एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स, अच्छा इसको ग्लोमेरुलोसा क्यों कहते हैं वो सुनिए, क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ, इस पार्ट में जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, सबसे बाहर तो इसके वो होती है कैप्सूल, सबसे बाहर ये कैप्सूल है जिसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड बंद है। फिर तीन लेयर है ग्लोमेरुलस, जीएफआर देखिए, ग्लोमेरुला, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। अब इसमें कॉर्टेक्स में जो तीन पार्ट होता है, ग्लोमेरुलसा क्यों कहा इसको पता है, देखिए सबसे ऊपर ये रहा कैप्सूल, कैप्सूल के बाद वाले हिस्से को, क्योंकि ये गोल गोल से सेल्स होते हैं ग्लोमेरुलस की तरह, गुच्छे की तरह, ग्लोमेरुलस मतलब होता है गुच्छा, जैसे हम कैपिलरी का गुच्छा देखते हैं ना, तो इस रीजन में आपको ये जो रीजन दिख रहा है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा वाला रीजन, ये वाला, ये देखिए इसमें ना गुच्छे की तरह है सेल्स, तो इसलिए इसे कहा जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके बाद वाले रीजन में फेसिकुलस, फेसिकुलस मतलब होता है बंडल, तो इसके बाद वाले रीजन में जो सेल्स है ना वो बंडल की तरह है, बंडल मतलब फेसिकुलस। तो यहाँ पे देखिए, ये एक बंडल दिख रहा है जैसे आपको, ये देखो, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, ये चौथा बंडल, पांचवा बंडल, छठा बंडल, सातवां बंडल। तो ये सेल्स बंडल की तरह है, तो इन्हें कहा जाता है जोना फेसिकुलेटा, क्योंकि ये बंडल की तरह है। और नीचे वाले हिस्से में नेटवर्क होता है जाल सेल्स का, रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब जाल। तो इस अंदर वाले हिस्से को जिसमें जाल होता है, यानी कि रेटिकुलम होता है सेल्स का, तो इसलिए इसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो ये जो तीसरा वाला हिस्सा है यहाँ, ये कहलाता है जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीन हिस्से बनाते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसके तो ये तीन हिस्से तो हो गए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स बना रहे हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। अब जो एड्रिनल मेडुला होती है, कॉर्टेक्स तो मैंने आपको बताया ना मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, लेकिन ये जो एड्रिनल मेडुला है ये कैसी होती है, ये होती है एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। पता है क्यों, क्योंकि एड्रिनल मेडुला में जो सेल्स है ना, वो सेल दरअसल वो न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने इंपल्स कंडक्शन का काम छोड़ दिया है। मतलब ये वो गैंग्लियॉन्स हैं, न्यूरॉन के कलेक्शंस, जिन्होंने कहा हम इंपल्स कंडक्शन नहीं करेंगे, हम तो हार्मोन सिक्रीशन का काम करेंगे। तो एड्रिनल मेडुला एक्टोडर्मल है क्योंकि न्यूरॉन कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल। तो ये हिस्सा देखिए, ये एड्रिनल मेडुला है जिसके अंदर एक्टोडर्मल न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये न्यूरॉन्स हार्मोन सिक्रीट कर सकते हैं, तो ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है। ऐसे न्यूरॉन जो इंपल्स कंडक्शन की जगह हार्मोन सिक्रीशन का काम करते हैं, इनको कहा जाता है फियोक्रोमोसाइट्स, फियोक्रोमोसाइट्स, क्योंकि ये दरअसल थोड़ा पिगमेंटेड भी होते हैं, क्रोमो मतलब पिगमेंटेड, तो फियोक्रोमोसाइट्स कहलाते हैं। तो फियोक्रोमोसाइट्स बोलते हैं हम इनको, जो यहाँ पे गोल गोल सेल दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये जो हार्मोन सिक्रीट करने लगे, काम तो इंपल्स कंडक्शन था इनका, है ना। तो तीन तीन चीजें कॉर्टेक्स में और ये फिर नीचे वाला हिस्सा मेडुला में, ठीक है। तो ये हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है ना, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, मैंने कहा ना आपसे। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन सिक्रीट होता है ना यहाँ से, ये कहलाता है मिनिरलो
कॉर्टिकॉइड। जबकि जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ना, वो कहलाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जोना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ना, ये कहलाते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जोना मींस जोन, है ना। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल मैं आपको, ये तीन तरह के मैंने आपको बताए। यहां से मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होते हैं, बीच वाले से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और गोनाडोकॉर्टिकॉइड यहाँ से। अच्छा, एड्रिनल मेडुला से क्या रिलीज होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं कैटेकोलामाइंस, जो दो तरीके के होते हैं, एड्रीनलीन और नॉर एड्रीनलीन। ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलाइस से हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब समझे आप, ये मिनरल मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी के मिनरल्स को कितना रखना है नहीं रखना। तो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरॉन, आपने इसका नाम सुना होगा। ये सोडियम को ब्लड में रखता है और यूरिन में सोडियम जाने से रोकता है। क्या आपको याद है कि ये ब्लड में सोडियम लाता है? तो ये ब्लड में सोडियम बढ़ाता है और यूरिन में सोडियम घटाता है। लेकिन इसके दूसरी बात बताऊं आपको, जो कुछ भी ये सोडियम के साथ करता है, पोटेशियम के साथ ये उसका उल्टा करता है। यानी अगर ये ब्लड में सोडियम बढ़ाता है तो ब्लड में पोटेशियम को घटाएगा, और अगर ये यूरिन में सोडियम डिक्रीज करता है तो यूरिन में सोडियम डिक्रीज करता है, ब्लड में सोडियम इंक्रीज करता है। तो अगर यूरिन में सोडियम डिक्रीज करता है तो यूरिन में पोटेशियम को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ में आई बात? तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, जिसका मेन एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन में बहुत सारे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ब्लड में ना शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और ब्लड में जीएफआर, बीपी ये सब मेंटेन रखते हैं, है ना। स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इनको। जो मेन स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, वो होता है कॉर्टिसोल। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी जो बॉडी बिल्डर वगैरह लेते हैं, वो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही होते हैं जो यहाँ से रिलीज होते हैं। जबकि गोनेडोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ना, ये है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं। अब मेल है या फीमेल है उसके हिसाब से दो तरह के हो सकते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड, या इनफैक्ट है ना, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ना दोनों तरह के सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक होता है डीएचईए, ढिया, जो एक्चुअली एंड्रोजन है, जो मेल सेक्स हार्मोन है। और दूसरा होता है ईस्ट्राडायोल, जो एक्चुअली ईस्ट्रोजन है। तो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं। तो ये तीन तरह के हार्मोन हैं जो ग्लोमेरुलोसा से, फेसिकुलेटा से या रेटिकुलरिस से रिलीज होते हैं। ठीक है। अब इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है वो भी आप देख लीजिए। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एल्डोस्टेरॉन, क्या आप जानते हैं इसका रेगुलेशन कहां से होता है? नहीं याद आ रहा तो मैं आपको याद दिलाता हूं। क्या आपको याद है, हमारी किडनी से एक हार्मोन निकलता था, जेजी। हमारी किडनी में जेजी सेल्स होते हैं जो एक हार्मोन रिलीज करते थे, आर ई सिंगल एन आई एन, रेनिन। क्या आपको याद है? ये जो रेनिन था ना, ये रेनिन एक्चुअली कंट्रोल करता है किसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन के रिलीज को। अगर रेनिन ज्यादा रिलीज होगा तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरॉन ज्यादा रिलीज होंगे। रिमेंबर, किडनी में बताया था। तो इसको तो किडनी कंट्रोल करती है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कॉर्टिसोल्स होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाते हैं, इनका कंट्रोल कहाँ होता है? तो आपको मैं याद दिलाऊं, हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी में एक जगह थी हाइपोथैलेमस, ब्रेन में, याद होगा आप सबको। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पर क्या रिलीज होता है बोलो? हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे क्या गिरता है, याद है कुछ? क्या गिरता है? ARH, जिसके रिस्पॉन्स में जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, उस एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है? क्या आप जानते हैं? याद आ रहा होगा, ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। तो ये जो ACTH रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये जोना फेसिकुलेटा पे अपना असर डालता है, जिसकी वजह से जोना फेसिकुलेटा से क्या रिलीज होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक। तो फिर गोनेडोकॉर्टिकॉइड को कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करते हैं प्यूबर्टी के बाद हमारे गोनैड्स। गोनैड मतलब मेल है तो टेस्टिस और फीमेल है तो ओवेरीज, इनको हम कहते हैं गोनैड्स। तो गोनैड्स से जो सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, सेक्स हार्मोन्स कौन से निकलते हैं आपको पता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। ये पॉजिटिव या नेगेटिव स्टिमुलेशन देते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स को। कैसे देते हैं वो मैं बताऊंगा। तो पर ये गोनैड्स के थ्रू कंट्रोल होता है।
तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी। किडनी से निकलने वाला रेनिन, ये तो किडनी इसको कंट्रोल कर रही है, किसको? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा को, फेसिकुलेटा को हाइपोथैलेमस, और रेटिकुलरिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? गोनैड्स। ठीक है, तो ये कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हमने कंट्रोल और स्ट्रक्चर पढ़ा। अब इनके फंक्शंस पढ़ते हैं एक-एक हार्मोन के। बाद में पढ़ेंगे इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और इनके एक्सेस से क्या होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? फिर बाद में एड्रिनल मेडुला के बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में कुछ बातें लिखी थी और उन बातों को यहाँ स्ट्रक्चर में हमने देखा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इन्हीं बातों को समझ लेते हैं एक-एक करके, थोड़ा मॉड्यूल से पढ़ते हैं। चलो, तो क्या लिखा हुआ है देखो, फाउंड ऑन द हेड ऑफ द किडनी। ठीक है, एक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन, ये भी बता दिया मैंने। सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, ये भी बता दिया। ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टिकल पार्ट और मेडुलरी पार्ट। कॉर्टिकल पार्ट 80 से 90% है और मेडुलरी पार्ट 10 से 20% है। कॉर्टिकल पार्ट मेसोडर्मल है और अंदर वाला एक्टोडर्मल है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। ये बना रहे हो? बना लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहले इतना तो बनाओ। हो गया? तो क्या ये लिख रहे हो? साहिल कह रहा है किडनी से अपोजिट होता है ना कॉर्टेक्स। कैसे साहिल? किडनी में भी बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला होता है, यहाँ भी बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला है। अपोजिट क्या है इसमें? लिख लिया? चलो, तो हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कुछ बातें लिखी और हमने एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा और रेगुलेशन भी देखा। अब कुछ बातें मॉड्यूल से अंडरलाइन कर लें। यहाँ तक मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। सब बता दिया है मैंने। तो पहले बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। जो हमने पढ़ा था वही है, कुछ नया नहीं है। 3 हिस्से हैं। कौन कौन से 3 हिस्से? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स कहलाते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और रेटिकुलरिस से गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का इनकी जगह इन्होंने लिखा हुआ है सेक्स हार्मोन, एक ही बात है ना? और इन सभी हार्मोन्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, इसलिए इनको कॉर्टिकॉइड कहा जाता है। कितने एक्टिव होते हैं, कितने इनएक्टिव, ये सब याद नहीं रखना। तो दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये बातें हमने पढ़ ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा था वही तो लिखा है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। तो भाई जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मेन हार्मोन इस कैटेगरी का कौन सा है? तो हमने डिस्कस किया था कि मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन और ये रिलेटेड विद वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो क्या करता है एल्डोस्टेरॉन? एल्डोस्टेरॉन का नाम ही, एल्डोस्टेरॉन को एल्डोस्टेरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नाम का मतलब होता है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये वही एल्डोस्टेरॉन है जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था और ये वैसे ही काम करता है। कहाँ एक्ट करता है? किडनी में बताया था मैंने आपको, डीसीटी पर और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है ना? और स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, जबकि एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। तो सोडियम और कैल्शियम एक तरफ है, पोटेशियम और फॉस्फेट दूसरी तरफ है। आप बात समझ में आई आपको? जो कैल्शियम का अपटेक कराता है वो फॉस्फेट को बाहर निकालता है और जो सोडियम का अपटेक कराता है वो पोटेशियम को बाहर निकालता है ना? एंड वाइस वर्सा, इस तरीके से। तो क्या करता है एल्डोस्टेरॉन? मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर वगैरह, ये बातें हमें पता है। अब आप सोचिए, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? क्या आप चाहते हैं मैं ये लिखा दूं? चलो लिख लेते हैं, मेरे को लिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला हार्मोन जो हम पढ़ रहे हैं वो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा का एल्डोस्टेरॉन है। चलो लिखो फिर। पहला हार्मोन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड
and is secreted by zona glomerulosa. इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस बताओ। पहला मेन फंक्शन इसका क्या है? इंक्रीज सोडियम इन ब्लड, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, increase blood volume, increase water retention in blood, और increase excretion of potassium and phosphate in urine। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या हो जाएगा और इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या हो जाएगा। तो भाई इसके हाइपोसिक्रीशन से जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो होंगी जैसे लो बीपी, हाइपोनेट्रीमिया, ब्लड में सोडियम की कमी, ये सब तो होएगा, ये लिखा हुआ है ना। लो बीपी यानी हाइपोटेंशन, लो Na प्लस इन ब्लड एंड हाइपर कैलीमिया। कैलियम कौन है? पोटेशियम, तो हाई पोटेशियम इन ब्लड, तो ये प्रॉब्लम हो जाएंगी इससे। समझ में आई बात? हाइपर सिक्रीशन से जो बीमारी होगी उसे कहते हैं एल्डोस्टिरोनिज्म। तो हाइपर सिक्रीशन से होने वाली बीमारी का नाम होता है एल्डोस्टिरोनिज्म। आप कहेंगे एल्डोस्टिरोनिज्म में क्या हो जाता है? तो मैं बताऊंगा, जो ऊपर लिखा है वही टिक दूंगा, यहाँ पे नया क्या बताना है। हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म में एक तो हाइपरटेंशन हो जाती है, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, ऊपर से हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, यानी कि इंक्रीज सोडियम इन ब्लड हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और हाइपोकेलीमिया हो रहा है। हाइपोकेलीमिया मतलब पोटेशियम की कमी हो गई है ब्लड में, तो इसकी वजह से हाई बीपी वाले इफेक्ट्स आ जाएंगे, जो भी हमारे हाई बीपी में होते हैं वो लगने लगेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया एल्डोस्टेरॉन खत्म। ये आप भी बना सकते हो, जो मैंने पढ़ाया वही तो है, ये कुछ नया थोड़ी है, पर लिख लिख के पढ़ाने में ज़्यादा मजा आ रहा है। नोट्स बन रहे हैं, नोट्स खुद भी बनाना सीखो। चलो भाई, अच्छा, हाइपर कैलीमिया और हाइपर फॉस्फेटीमिया भी तो हो जाएगा। और यहाँ पर डिक्रीज फॉस्फेट इन ब्लड हो जाएगा। लिखते जाओ अपनी मर्जी से। चलो, तो ये हमने ना मेन बातें एल्डोस्टेरॉन के बारे में यहाँ लिखनी है। सो दिस फिनिशेज एल्डोस्टेरॉन। पहला हार्मोन हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा वाला, जिसको हमने कहा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन। अब पढ़ते हैं दूसरा हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरॉन में आप एक बात और लिख सकते हैं चाहो तो, इट्स रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय RAAS। याद आया आपको? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जो कि किडनी करता है ना। तो ये एल्डोस्टेरॉन के बारे में कुछ बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। यही सब तो यहाँ दिखा रहा था मैं, जो यहाँ दिखा रहा था वही लिखा है मैंने। चलो, अगला हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसका रिलीज कौन कंट्रोल करता है? ACTH। मेन हार्मोन इस कैटेगरी का है कॉर्टिसोल, इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका इफेक्ट हम मेटाबॉलिज्म पे देखेंगे और इसके दूसरे फंक्शन भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो इनको भी लिख लेते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन के बाद हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। तो दूसरे वाले जो हार्मोन्स हैं वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स secreted by zona fasciculata और under control of ACTH released by anterior pituitary. These are life saving hormones, मतलब essential for maintenance of vital activities.
ठीक है। मेन हार्मोन ऑफ दिस ग्रुप इज cortisol. Anabolic steroid hormones also belong to this group. जो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं ना बॉडी में मसल, तो वो भी इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो मेन जो हार्मोन है इसमें वो है कॉर्टिसोल। तो क्या फंक्शन होते हैं कॉर्टिसोल के? एसेंशियल, लाइफ सेविंग, ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किन मेन 3 चीजों का होता है बोलो? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो मेटाबॉलिज्म में भी देख लेते हैं हम क्या करता है ये। तो मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को अगर देखें तो ब्लड में ना ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। क्योंकि ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है इसलिए हम इसको बोलते हैं डायबिटोजेनिक। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाता है, ठीक है, और नए सोर्सेज से भी ग्लूकोज बनवाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है और नए सोर्सेज से भी ग्लूकोज बनवा रहा है ना। ये 2 काम है इसके। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है इसलिए इसको हम डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है इसको डायबिटोजेनिक की कैटेगरी में डालती हैं। कैसे भी करके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा, फैट के बारे में ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस ब्रेकडाउन ऑफ फैट। तो लाइपोलाइसिस, इसको हम कहते हैं लाइपोलाइसिस। और प्रोटीन का तो सिंथेसिस करवाएगा ना ये, क्योंकि एनाबॉलिक हार्मोन है तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो फैट मेटाबॉलिज्म में क्या कर रहा है देखिए, लाइपोलाइसिस स्टिमुलेट्स प्रोटियोलाइसिस एंड सेलुलर अपटेक यूटिलाइजिंग ऑफ अमीनो एसिड। ये नई जगह बनवाएगा, मतलब वही काम है इसका, पुराने प्रोटीन तोड़ेगा और नए प्रोटीन बनवाएगा। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों करवा रहा है ये। तो प्रोटीन के लिए क्या करता है, ये इंक्रीजेस ओल्ड प्रोटीन्स का लाइसिस एंड अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन। तो दोनों काम करवा रहा है। तो ये तो हो गया इसके मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों, एनाबॉलिज्म प्रीडोमिनेंट करता है ना। तो ये तो इसके मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट हो गए। दूसरी चीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं ये सुनिए, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। मतलब बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन या सूजन आ रही होती है तो ये उसको सप्रेस करते हैं। तो कहीं भी सूजन इन्फ्लेमेशन होता है तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करेंगे ताकि उस एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इसलिए इसको ना यूज करते हैं कैसी डिजीज में, इडीमा हो रहा है, आर्थराइटिस हो रही है, रूमेटिज्म हो रहा है, मतलब दे आर यूज्ड इन डिसऑर्डर्स वेयर इन्फ्लेमेशन हैज टू बी सप्रेस द इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। ये इनका सेकंड मेन फंक्शन है। तीसरा फंक्शन लिखूं, लिख लो पहले ये दोनों, वो है इम्यूनोमोड्यूलेटर भी होते हैं ये। यहां तक लिख लो पहले। डन। तो तीसरे फंक्शन पे आते हैं। तीसरा मेन फंक्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक क्वेश्चन आएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से पक्का, वो होता है इम्यूनोसप्रेसिव। ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट करना मतलब क्या होता है, उसको दबाना। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, मतलब दे सप्रेस द इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। इसलिए कहाँ यूज, देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड इन हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको कि हम एलर्जी भी कहते हैं, है ना, एंड ऑटो इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अगर बाहर से कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसका रिजेक्शन रोकने में भी काम आएंगे ये, है ना। तो इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं स्टेरॉइड्स, तो ये इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि ग्राफ्ट वर्सेस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को बोलते हैं हम
पता होना चाहिए आपको। ग्राफ्ट वर्सेस, ग्राफ्ट मतलब जो बाहर से दिया गया है, होस्ट रिएक्शन, उसको रोकते हैं। तो ये भी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो ये करते हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, वाइटल पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी। आप कहेंगे वाइटल पैरामीटर्स मतलब ये हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, जीएफआर, कार्डियक आउटपुट, पल्मोनरी फंक्शंस, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, ये सब मेंटेन रखने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइटल पैरामीटर्स को बनाए रखने में। तो इसलिए इनको लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। क्योंकि अगर जैसे पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं ना, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है या फिर प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स काम नहीं कर रहे थे, तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये सारी भी इसके काम है। इसके अलावा कॉर्टिसोल्स आरबीसी प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है ना। सो दे स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। अगर ज़्यादा आरबीसी की जरूरत है, इसको हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। तो आरबीसी प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करते हैं। तो ये इनके कुछ मेन काम है जिसके लिए इनको लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ये हो गए यहाँ पे स्टेरॉइड, कॉर्टिकॉइड्स के, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, यानी मेनली कॉर्टिसोल वगैरह के फंक्शंस। फ्रॉम विच साइट, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन तो बोन मैरो में होता है, और कहाँ होता है। चलो, तो ये हमने ना, पहले हमने पढ़ा एल्डोस्टेरॉन, फिर हमने पढ़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसको लिख लिया आपने। अब तीसरे वाले पढ़ेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग वाले, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। वो क्या करते हैं। तो ये हो गया भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। अब आते हैं तीसरे वाले, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। और ये किस तरह से काम करते हैं ये भी देखेंगे। चलिए भाई, तो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे लिख लिख के ही पढ़ेंगे। तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स are secreted by zona reticularis. They are modulated by hormone secretion from gonads. अब गोनाड्स डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है, तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में हम बात करेंगे, ये किस तरह से काम करते हैं। और ऑब्वियसली ये भी स्टेरॉइड हार्मोन ही है। पर एक काम और कर सकते हैं, मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड मतलब कम ज़्यादा या कंट्रोल करना। एक काम और कर सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे हमने ये पढ़े थे ना एल्डोस्टेरॉन, अब हमने पढ़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड पढ़ने से पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है ये भी तो जान लें। डिजीजेस, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लिख के ले सकते हो
नीट यूजी में अभी 2024 में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, इससे यहाँ लिख दिया ना मैंने। तो आप चाहे तो डिसऑर्डर्स बाद में लिख सकते हैं, आप यहाँ यहीं लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ बाद में लिख लेना, इसमें तो कोई नई चीज़ है ही नहीं। चलो, तो इसके डिसऑर्डर्स ना मैं आपको बताता हूँ, इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। दो डिसऑर्डर्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एडिसन्स डिजीज और दूसरा है कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। कशिंग सिंड्रोम और एडिसन्स डिजीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर मैं आपको एक जगह लिखा दूंगा ये। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो देखिए, डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो एडिसन्स डिजीज है, और एक्सेस हो जाता है तो कशिंग सिंड्रोम है। पहले तो आप ये याद रखो। ठीक, अब होगा क्या, बड़ी सीधी सी बात है, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या चीजें गिरेंगी और क्या क्या चीजें बढ़ेंगी, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर एक्सेस हो जाएगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा। चलो, इसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार, हालांकि मैंने अंडरलाइन कर दिया है, पर मैं इसको लिखा देता हूँ। चलिए, पहले बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन की, यानी अगर ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है ना। तो हाइपर सिक्रीशन में जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम है एडिसन्स डिजीज। नाम याद रखेंगे, हालांकि सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, पर हम एक जगह नोट्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने वाला ही है। तो पहले हाइपर, चलो पहले हाइपो बता देता हूँ। तो हाइपो सिक्रीशन में क्या होता है वो देख लेते हैं। और ऑब्वियस बात है, हाइपर सिक्रीशन में इसका उल्टा होगा। यार एक मिनट रुको, मेरे को तो लिख लेने दो नोट्स नोट्स नोट्स। मैं एक काम करता हूँ, दोनों एक साथ ही टेबल में बना के दिखा देता हूँ, लोग और अच्छा कर देते हैं इसको। आप जैसे लिखना चाहो लिखो, पर यहाँ पे मुझे जो है ना, इसको एक कंपैरिजन फॉर्म में बता लेने दो। अरे कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारियों के नाम याद रखें। हाइपोसिक्रीशन ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना फेसिकुलेटा। रेटिकुलरिस के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। ठीक है, तो हाइपोसिक्रीशन की वजह से जो डिजीज हो रही है वो है एडिसन्स डिजीज, और हाइपर सिक्रीशन में जो हो रहा है वो है कशिंग सिंड्रोम। ये दो चीजें आपको लिखनी है, चाहे तो आप टेबल बना के लिख लो, चाहे तो कैसे भी लिख लो। तो मैं इसको अब यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। चलो, अब यहाँ पे एडिसन्स डिजीज में क्या होगा, लो कॉर्टिसोल और लो एल्डोस्टेरॉन, यानी एल्डोस्टेरॉन भी लो है और कॉर्टिसोल भी लो है। तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर ब्लड प्रेशर, डिक्रीज सोडियम इन ब्लड, इंक्रीज पोटेशियम इन ब्लड, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज जीएफआर। ठीक है, अभी पहले मेरे को लिख लेने दो, फिर टाइम दूंगा। जोना ग्लोमेरुलोसा का भी असर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है आगे देखो, डिक्रीज ब्लड शुगर। ठीक है, और ये सब चीजें इधर हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है, कशिंग सिंड्रोम में हाइपर सिक्रीशन है तो इंक्रीज सोडियम, डिक्रीज पोटेशियम, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड शुगर। उल्टा हो रहा है ना दोनों के अंदर। अब लिख लो यहां तक, अब पक्का लिख लो, फिर आगे का लिखाएंगे।
तो हाइपो और हाइपर सिक्रीशन में फर्क समझ में आ रहा है ना। तो मेनली क्या हो रहा है यहाँ पे भी जोना ग्लोमेरुलोसा और मेनली जोना फेसिकुलेटा दोनों का इफेक्ट होता है। फेसिकुलेटा का ज्यादा होता है, इसलिए मैं ना इसको लिख रहा हूँ हाई कॉर्टिसोल। हाई कॉर्टिसोल लेवल अगर रहता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको हम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। हो गया। तो ये एडिसन्स डिजीज और कशिंग सिंड्रोम है, दोनों एक दूसरे के एक तरह से अपोजिट है। इससे पहले मैं आपको एल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में यहाँ पे बता चुका हूँ। ये तो एल्डोस्टेरॉन की एक्सेस से होती है, यानी सिर्फ ओवर सिक्रीशन ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा। लेकिन ग्लोमेरुलोसा और फेसिकुलेटा अगर दोनों का सिक्रीशन में फर्क पड़ रहा है तो ये होगा। अब आपको एक बात पता है ना कि जोना सॉरी ये जो जोना फेसिकुलेटा है स्पेशली, ये एसीटीएच के कंट्रोल में होती है। और एसीटीएच कहाँ से निकलता है बोलो? पिट्यूटरी से। तो क्वेश्चन आएगा कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी काम करना बंद कर दे या उसमें एट्रोफी हो जाए या किसी रीजन की वजह से एसीटीएच का सिक्रीशन ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? तो अगर एसीटीएच का सिक्रीशन ब्लॉक हो जाए तो ये चीजें होंगी, क्योंकि एसीटीएच ही एडिसन डिजीज होने से रोकता था, अब एडिसन डिजीज हो जाएगी। समझ में आई बात? तो एसीटीएच अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो भी एडिसन डिजीज होगी। और अगर जोना फेसिकुलेटा डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी एडिसन डिजीज होगी, एक ही बात है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये हमने ना दो मेन बीमारियां पढ़ी जिनमें से एक पक्का पूछी जाएगी, आपके मॉड्यूल में ये सब लिखा हुआ है। कुछ और बातें जैसे वीकनेस वगैरह आ जाती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल होगा तो स्ट्रेस और फैटिग आ जाएगा, और ब्राउजिंग ऑफ द स्किन, हाँ ये भी पॉइंट एक लिख लो आप। देखो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो और क्या क्या होगा बताइए? वीकनेस इन बॉडी, और स्किन कलर में चेंज आएगा थोड़ा सा, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन कलर, तांबे जैसा हो जाएगा। ये दो पॉइंट आप इसमें नीचे और ऐड कर लो, ठीक है। इसी तरह से ना कशिंग सिंड्रोम में ना क्या होता है पता है? फैट का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है, और फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा ना तो ऐसा फूल जाएगा फेस, मून फेसिस हो जाते हैं। आई डोंट थिंक सो ये सब एनसीईआरटी में दिया है, पर हमारे मॉड्यूल वगैरह में हमने दिया है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मून फेस देखो मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो फैट का डिपोजिशन ज्यादा होने लगेगा ना, क्योंकि सॉरी फैट का हाइपर सिक्रेशन बात कर रहे हैं, फैट ब्रेकडाउन होकर एबनॉर्मल जगहों पे डिपॉजिट होने लगेगा। तो हाई ब्लड शुगर, अपीयरेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, हाई प्लाज्मा, फॉल इन प्लाज्मा, राइज इन ब्लड वॉल्यूम, हाई बीपी, ओबेसिटी, ये सारी चीजें यहाँ पर होने लगेंगी। तो मून फेस। तो एक पॉइंट और यहाँ पर जो जोड़ सकते हो वो ये है, फैट मेटाबॉलिज्म will become abnormal, leading to fat deposition in on face। इसको हम मून फेस भी कह सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो लिख दिया है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, हाइपो और हाइपर सिक्रीशन में क्या प्रॉब्लम होती है, एडिसन्स डिजीज और कशिंग सिंड्रोम का एक कंपैरिजन है। इतना लिखना लिख लिया आपने? तो इसमें जैसे ना छोटी मोटी बातें, ब्लड में शुगर ज्यादा होगी तो आप समझ ही सकते हैं कि यूरिन में भी शुगर निकलने लग जाएगी। तो कशिंग सिंड्रोम ना डायबिटोजेनिक होती है, ठीक है। तो डायबिटोजेनिक हो गई है तो ब्लड में शुगर ज्यादा होगी तो फिर पूरी रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, तो यूरिन में भी ज्यादा निकलने लगेगी। तो एडिसन्स और कशिंग दोनों एक दूसरे के एबनॉर्मल है, और किस तरह से काम करती है, ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं ना अपन, यूरिन में ग्लूकोज शुगर निकलना। तो ये कुछ एडिसन और कशिंग के कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने यहाँ पे बताए। मसल्स भी वीक हो जाती है, मसल वेस्टिंग होने लगती है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने यहाँ से लिख ली है, तो भले ही आप मॉड्यूल में से ना पढ़े पर यहाँ से पढ़ के चले जाना। इसको कॉपी कर लो फटाफट इतना हिस्सा। डन। चलिए, तो हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड दो डिसऑर्डर्स पढ़े जो उसके हाइपर और हाइपोसिक्रीशन की वजह से हो सकते हैं। इससे पहले हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ा और उनके डिसऑर्डर्स भी पढ़े। चलो अब हम बात करेंगे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, मून फेस, फिश माउथ, मछली जैसा मुंह हो जाता है, ये सब नहीं पूछेगा कोई। वेस्टिंग ऑफ मसल्स मतलब होता है वीकनिंग ऑफ मसल्स। अब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात करेंगे, जिनको गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, जो रेटिकुलरिस से रिलीज होते हैं, दो तरह के होते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए,
तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स दो तरह के होते हैं, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस। एंड्रोजन है DHEA और एस्ट्रोजन तो ईस्ट्रेडायोल। तो दोनों कैसे काम करते हैं इसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स सोना रेटिकुलरिस से रिलीज हो रहे हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, मॉड्यूलेटेड बाय मतलब रेगुलेटेड बाय हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम गोनाड्स। तो इसको अब हम समझते हैं, यहाँ तक लिख लिया आपने, तो मैं इसको समझाऊंगा अभी। चलो तो इसको अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। देखो हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, और उसका जो मैनेजर है वो है पिट्यूटरी। और हम यहाँ पे मेल और फीमेल में पाए जाने वाले दो अलग अलग गोनैड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो मेल के अंदर तो टेस्टीज है और फीमेल के अंदर ओवरी है, ये बात आपको पता है। तो इस तरफ मैं मेल के बारे में बात करूंगा और इधर मैं फीमेल के बारे में। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तो दोस्तों दोनों में ही है, ये बात भी आपको पता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तो दोनों में ही है। इसी तरीके से अपना जो एड्रिनल ग्लैंड का जोना रेटिकुलरिस है वो भी दोनों में ही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक, तो अब इस तरफ मैंने मेल लिखा है और इस तरफ मैंने फीमेल लिखा है। तो दोनों ही केस में दो हार्मोन्स जोना रेटिकुलरिस से रिलीज होते हैं। ये दो हार्मोन कौन कौन से हैं सुन लीजिए। ये दो हार्मोन हैं एस्ट्रोजेंस और DHEA डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन, जिनको कि हम एंड्रोजन कहते हैं। अच्छा, ये दोनों ही हार्मोन्स मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होते हैं। ठीक है, दोनों में रिलीज होते हैं और बचपन से दोनों मेल और फीमेल में रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में ही बचपन से रिलीज हो रहे हैं। लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद एक नई चीज होती है, और वो नई चीज क्या होती है कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे GnRH गिरता है। इसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH, और ये मेल में भी निकलते हैं और ये फीमेल में भी निकलते हैं। LH और FSH को हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। तो जो गोनेडोट्रोपिन्स है LH और FSH, ये मेल और फीमेल दोनों में निकलते हैं। ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिन्स मेल में क्या कराते हैं और ये फीमेल में क्या कराते हैं। मेल में ये गोनेडोट्रोपिन टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाते हैं, जबकि फीमेल में ये गोनेडोट्रोपिन ईस्ट्राडायोल रिलीज करवाते हैं, यानी ईस्ट्रोजन। ये बात पता है आपको। ये काम शुरू होता है कब, तो आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी आती है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे जीएनएच रिलीज होता है, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में क्या रिलीज होता है, ईस्ट्राडायोल।
अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन मेल में रिलीज हो रहा है ना, ये पता है क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरॉन दो काम करता है। मेल में रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरॉन दो काम करता है, और फीमेल में रिलीज होने वाला एस्ट्राडायोल भी दो काम करता है। ये दो काम क्या है वो देखिए। टेस्टोस्टेरॉन अब डीएचईए को पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है, लेकिन एस्ट्रोजन को नेगेटिव, अगर ये मेल है तो। और अगर ये फीमेल है तो यही टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है कि ईस्ट्राडायोल, फीमेल है तो ओवरी से ईस्ट्राडायोल रिलीज होगा, है ना। ये ईस्ट्राडायोल ईस्ट्रोजन्स को पॉजिटिव देता है, लेकिन एंड्रोजन यानी डीएचईए को नेगेटिव स्टिमुलेशन देता है। इससे होता यह है कि प्यूबर्टी आने के बाद, ध्यान से सुनिए, प्यूबर्टी आने के बाद मेल में ईस्ट्रोजन का टिकट कट गया, पत्ता साफ हो गया, और फीमेल में डीएचईए का पत्ता साफ हो गया। तो आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है? मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन मिलके मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करा देते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ईस्ट्राडायोल और ईस्ट्रोजन मिलके फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करा देते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मेल में ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं और फीमेल में ये दोनों? तो मेल में क्या होगा? प्यूबर्टी आने के बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टर्स होगा, जबकि फीमेल में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स अच्छे से होगा। एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोजन एक ही चीज है भाइयों बहनों, फर्क है तो सिर्फ उनके रिलीज होने के सोर्स से। इसी तरह से टेस्टोस्टेरॉन और डीएचईए भी लगभग एक ही चीज है, फर्क है तो बस उनके रिलीज होने के सोर्स से। दोनों ही एंड्रोजन है, पर एक टेस्टिस से रिलीज हो रहा है और एक एड्रिनल से। तो होता क्या है कि प्यूबर्टी आने के बाद फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं और मेल में ये। तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल मैकेनिज्म, जिसको आप लिख लो। फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर इसमें गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में कई लड़कों को, ओ आप लोग देखी थी पद्मावत, उसमें एक मलिक गफूर नाम का कैरेक्टर था, करण जौहर टाइप। कई लड़कों के टेस्टीज को क्रश कर दिया जाता है प्यूबर्टी के समय, ताकि उनकी आवाज जो है वो पतली रहे और वो फीमेल टाइप रहे। कई बार तो सिग्नल पे वो जो आ जाते हैं भीख मांगने, है ना, उसमें क्या करते हैं पता है? जब लड़का 11-12 साल का होता है और उसकी टेस्टीज काम करना शुरू करती हैं, उस समय क्या करेंगे? उसकी टेस्टीज को क्रश कर देंगे। अब टेस्टीज क्रश कर दी तो सोचो आप क्या होगा? सोचो अगर टेस्टीज क्रश कर दी तो क्या होगा? ईस्ट्रोजन का सप्रेशन नहीं हो पाएगा ना, और डीएचईए को टेस्टोस्टेरॉन से सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। तो इस लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरॉन रिलीज नहीं हो रहा है और ईस्ट्रोजन सप्रेस नहीं हो रहा है। आ जाएंगे लड़की जैसे कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल गायनेकोमास्टिया, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, मेमोरी ग्लैंड का नहीं, ब्रेस्ट का, मेल में। दूसरा, आवाज जो है वो पतली होने लगेगी, वो भारी नहीं हो पाएगी। तीसरा, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ और बाल ठीक से नहीं आएंगे। चौथा, स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डअप नहीं हो पाएगा जो टेस्टोस्टेरॉन करवाता है। तो दुबला पतला थोड़ा गर्ल्स टाइप रहेगा, ये वीक रहेगा थोड़ा सा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन क्या कराता है, याद करो, टेस्टोस्टेरॉन मैंने आपको पढ़ाया था, जो टेस्टिस से रिलीज होता है, ये मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दाढ़ी मूंछ आना, आवाज भारी होना, स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डअप, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर और एग्रेसिव नेचर। तो अगर इस लड़के की टेस्टीज को क्रश कर दी तो सोचिए क्या होगा। अगर इस लड़के की टेस्टीज क्रश कर दी तो एस्ट्रोजन का लेवल तो बढ़ने लगेगा प्यूबर्टी के बाद भी, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन नहीं राइज हो पाएगा। तो सबसे पहली बात, इसके दाढ़ी मूंछ नहीं आएगी ठीक से। दूसरी बात, इसकी आवाज पतली रहेगी। तीसरी बात, इसमें स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डअप नहीं हो पाएगा। चौथी बात, इसका एग्रेसिव नेचर नहीं होगा लड़कों की तरह। ये बस लड़कियों की तरह भाग, मतलब तो लड़कियां ज्यादा एग्रेसिव हो गई है आजकल, लेकिन बात बात पे से लड़के लात घुसे चलाते हैं, वैसा नहीं होगा ये। लड़के बात करते हैं ना एकदम टोन में आवा या गाली गलौज करके, वैसे नहीं करेगा ये। हाँ नौटी कैसे बात कर रहे हो आप लोग को, बात करने की मतलब थोड़ा अलग तरह से बात करेगा ये। तो दाढ़ी मूंछ नहीं आएगी, आवाज पतली होगी, स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डअप नहीं होगा, एग्रेसिव नेचर नहीं होगा, और पांचवी चीज, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर नहीं होगा। मतलब फीमेल की तरफ अट्रैक्शन नहीं है इसमें। रीजन क्या है कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को क्रश कर दिया गया। तो ये 5 चीजें होंगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और इसकी जगह अगर किसी फीमेल में आप सोचिए एक बात, अगर वो लड़की को प्यूबर्टी आ गई है लेकिन उसके बाद भी उसकी ओवेरी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है, तो क्या होगा? अगर प्यूबर्टी आ गई, साइकिल शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन ओवेरी फंक्शन नहीं कर रही ढंग से, तो ईस्ट्रेडायोल नहीं रिलीज होगा ना।
तो पता है एस्ट्राडायल नहीं रिलीज होगा तो DHEA का सप्रेशन नहीं होगा, और इस लड़की के अंदर एंड्रोजन भी होगा। एक तो एस्ट्रोजन की कमी होगी और एंड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब एंड्रोजन प्रेजेंट होने से पता है इस लड़की में क्या होगा, ये होगी मर्दानी। मर्दानी से मतलब इसके आएगी मूछें, मूछ वाली लड़की, इसे कहते हैं विरिलिज्म। मूछ वाली लड़की, मसल्स वाली लड़की, दाढ़ी मूछ वाली, आवाज भारी, एग्रेसिव नेचर, मर्दों जैसी आवाज होगी इसकी। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? तो ये डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मैंने आपको डिसऑर्डर भी पढ़ा दिए, फंक्शन तो पढ़ाया, साथ में डिसऑर्डर भी पढ़ा दिया। यहां जो बना हुआ है वो फंक्शन है, देखो। ठीक है, फंक्शन कैसे होता है प्यूबर्टी के बाद, तो मैंने वहां लिखे हुए हैं कि प्यूबर्टी के बाद देखो, मेल के केस में ये एस्ट्रोजन सप्रेस हो जाता है, और फीमेल के केस में एड्रिनल कॉर्टेक्स का DHEA सप्रेस हो जाता है, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन को कौन सप्रेस करता है? मेल में टेस्टिस एस्ट्रोजन को सप्रेस करती है, और फीमेल में ओवेरी से निकलने वाले हार्मोन एंड्रोजन को सप्रेस करते हैं। और अगर टेस्टिस प्रॉपर फंक्शन नहीं करें प्यूबर्टी के बाद तो लिपस्टिक वाले सर, और अगर ओवेरी प्रॉपर फंक्शन नहीं करें प्यूबर्टी के बाद तो मसल्स और मूछ वाली मैम। समझ में आया नहीं आया? तो इसको लिख लें अब। चलो, तो ये हमने देखा कि गोनेडोकॉर्टिकॉइड कैसे काम करते हैं और किस तरह से उनका मैकेनिज्म होता है काम करने का। अब इसकी बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के डिसऑर्डर्स, disorders related to gonadotropins क्या क्या होते हैं देखिए। इफ आफ्टर प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी के बाद, इन मेल या इन फीमेल, टेस्टीज डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, तो क्या होगा? और फीमेल में इफ ओवेरीज डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। एक सेकेंड है। तो अगर मेल में प्यूबर्टी के बाद टेस्टीज प्रॉपरली नहीं फंक्शन करेंगी तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन एंड डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से क्या होगा? गैनेकोमास्टिया, मतलब मेल के अंदर ब्रेस्ट अपीयरेंस और थिन वॉइस, वीक मसल्स, लेस लिबिडो यानी अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर कम हो जाएगा, और लेस एग्रेशन, लेस हेयर्स ऑन फेस। ठीक है, जबकि ओवेरी अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो कहलाती है विरिलिज्म। विरिलिज्म में क्या होगा? मोर हेयर्स ऑन फेस, दाढ़ी मूछ आ जाएगी। ज्यादा मोटी आवाज, थिक वॉइस, हाई एग्रेशन, स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डअप। लिबिडो मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। तो ये आपको समझ में आया कि अगर प्यूबर्टी के बाद टेस्टिस प्रॉपर फंक्शन नहीं करें तो फिर ये गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब अपना काम करने लगते हैं। अब तक तो वैसे तो इन सप्रेस कर दिए जाते हैं ये अपोजिट वाले। लिख लिया भैया? चलिए, तो
ये तो यहाँ पर बात हुई गायनेकोमास्टिया और विरिलिज्म के बारे में और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। चलो, तो हमने आज अभी तक कहाँ तक पढ़ा है देखिए, फटाफट क्विकली रिकैप कर रहे हैं। हमने आज एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा और उससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में देखा। हमने देखा कि कौन से एरिया से कौन से हार्मोन निकलते हैं और ओरिजिन किसका कैसा है। फिर हमने एक एक हार्मोन के फंक्शंस, उसके हाइपो या हाइपर सिक्रीशन के बारे में देखा। पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फिर यहाँ पे देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन देखे, और फिर हमने डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देखा, एडिसन्स और कशिंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने गोनेडोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़े और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो पूरा हो गया है, और अब हम बात करेंगे अंदर वाले एरिया की, जिसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स से रिलेटेड सारी बातें पूरी हो गई। एड्रिनल से एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये देखिए, ये सब जो हमने यहाँ पढ़ा था ये सब कॉर्टेक्स से रिलेटेड बातें थी। अब हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला से रिलेटेड, लेकिन 10 ही मिनट बचे हैं और बहुत सारे डाउट्स हमारे बचे हुए थे, तो एड्रिनल मेडुला हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। अगली क्लास में आप याद दिला देना, एड्रिनल मेडुला से स्टार्ट करना है, ठीक है। और अभी हम फिलहाल, मैं डाउट्स खोल दिए हैं मैंने, और रेज हैंड भी खोल दिया है, तो 10 मिनट हम डाउट्स ले लेते हैं। आरआरआर हम करेंगे, लेकिन एड्रिनल पूरा खत्म करने के बाद। थायराइड तक तो हम कर ही चुके हैं।